मैं आप लोगों के लिए हिंदी का एक और चैप्टर लेकर आया हूं जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है, जिसका नाम है कारक। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे परीक्षा में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के सवाल। हालांकि ये कारक चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस दृष्टिकोण से भी है क्योंकि इसका प्रयोग हम लोग अपने लेखनी में, यानी जब हम लिखते हैं तो सही चिन्हों का इस्तेमाल करने के बाद ही हमारे सेंटेंस का सही मीनिंग आता है। कारक संबंधी लोग ढेर सारी गलतियां करते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज और एहसास भी नहीं होता कि वो कौन सी गलतियां कर देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं दोस्तों? तो सबसे पहले कारक का परिभाषा, और कारक के परिभाषा के बाद हम लोग सीखेंगे कारक के कितने प्रकार होते हैं, उसका क्या चिन्ह होता है, कैसे यूज करते हैं, सारी बातें होंगी विशेष। ठीक है। कारक जो है, कारक ऐसे तो हम लोग जानते हैं क्रिया की उत्पत्ति में जो शब्द सहायक हो उसे हम कारक कहते हैं। क्रिया की उत्पत्ति में जो शब्द सहायक हो उसे हम कारक कहते हैं। क्लियर? ऐसे आपने जब भी कुछ सेंटेंस का निर्माण किया होगा, आपने देखा होगा कि उस सेंटेंस में या संज्ञा या सर्वनाम का उपयोग हम करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम वाक्य के शुरू में भी आता है और वाक्य में क्रिया के बाद भी आता है। और अगर वो संज्ञा या सर्वनाम अगर वाक्य के शुरू में क्रिया से पहले आता है तो उसको हम लोग कहते हैं, उस वाक्य का सामान्यतः वो कर्ता होता है, और अगर वो क्रिया के बाद आता है तो वो सामान्यतः क्या होता है? कर्म होता है। तो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से, यानी अन्य शब्द जो वाक्य में आपने यूज किया है, उपयोग किया है, ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। यानी जब आप संज्ञा का प्रयोग करेंगे वाक्य में, सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो उसका वाक्य के अन्य शब्दों से क्या संबंध है, इसको दिखाने के लिए हम जिस व्याकरण के शाखा का उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब राम क्या है? संज्ञा है। रावण क्या है? ये भी संज्ञा है। बाण क्या है? ये भी संज्ञा है। तो राम जो है इस वाक्य में, चूंकि राम ने मारने का काम किया है, किसको? रावण को, तो राम इस वाक्य में क्या है? कर्ता कारक। और किसको मारा भाई? रावण को, तो वो कौन है? कर्म कारक। अच्छा, बाण से मारा, यानी किस युक्ति का प्रयोग करके मारा, किस साधन का प्रयोग करके मारा? तो बाण का प्रयोग करके मारा। जैसे कृष्ण ने पांडवों से कौरवों का नाश करवा दिया, इस वाक्य में कृष्ण ने कार्य को संपादित करवाया। किससे करवाया? पांडवों से करवाया। किसका नाश किया? कौरवों का नाश किया। क्लियर? अब देखो, कारक के 8 भेद होते हैं, बचपन में आपने पढ़ा होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पेपर संबोधन हे और, ये तो बचपन में आपने पढ़ा होगा। यानी कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। क्लियर? तो मैं सबसे पहले आपको कारक के 8 भेदों के बारे में पहले डिस्क्राइब करके, वर्णित करके समझा देना चाहता हूं। उसके बाद हम लोग जो है कारक संबंधी उन चीजों को सीखेंगे जिसकी गलतियां हम लोग वाक्य में हमेशा बार बार दोहराते रहते हैं। देखो, कर्ता कारक, इसमें क्या होता है कि देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। देखो, क्रिया को करने वाला व्यक्ति ही तो कर्ता कहलाता है। जो कार्य को संपादित करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे गीता नृत्य कर रही है, इस वाक्य में गीता क्या है? कर्ता कारक है। क्या? राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, तो राम ने धनुष पर बाण चढ़ाने का कार्य किया, तो राम इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। अब देखो, कर्म कारक, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे रावण को राम ने मारा, रावण को राम ने मारा, इस वाक्य में मारने का काम किसने किया? राम ने, तो राम कर्ता कारक है। और किसको मारा? रावण को, तो रावण जो है वो कर्म कारक है। अरुण पुस्तक पढ़ता है। अब देखो, इसमें को का चिन्ह नहीं है, तो को का चिन्ह नहीं है तो क्या इस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बिल्कुल है। अब पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? अरुण। तो अरुण इस वाक्य का क्या हो गया? अरुण इस वाक्य का कर्ता कारक है। और अरुण किस चीज को पढ़ रहा है? तो बुक को पढ़ता है, किताब को पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो पुस्तक इस वाक्य का क्या हो गया? कर्म कारक। अब देखो, करण कारक, करण से, यानी जब कोई कर्ता किसी कार्य को संपादित करेगा और उस कार्य को संपादित करने के लिए वो जिस साधन का प्रयोग करता है उससे हम कहते हैं करण कारक। यानी अगर कोई कर्ता किसी कार्य को संपादित करता है और उस कार्य के संपादन में वह किसी साधन का उपयोग करता है, मदद करता है, तो वही कहलाता है करण कारक। जैसे
अब देखो, माली ने खुरपी से घास को खोदा, या माली खुरपी से घास को खोद रहा है। इस वाक्य में माली जो है वो घास खोदने का काम कर रहा है, तो माली यहाँ पे कर्ता कारक है। और माली किसको खोद रहा है, तो घास को, घास यहाँ पे कर्म कारक है। लेकिन माली घास को किस चीज से खोद रहा है, खुरपी से। ये साधन है जिसके द्वारा क्रिया को संपादित किया जा रहा है, तो ये खुरपी शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, करण कारक। करण कारक, जैसे मैं रेल से आया हूं, यानी मैं जो है वो कर्ता कारक है, आना एक क्रिया है। और किस चीज से आया है, रेल से, तो किस साधन का उपयोग करके वो आया, रेल से आया। रेल से शब्द यहाँ पे क्या आ गया, रेल क्या हो गया, यहाँ पे करण कारक। और ये जो से है इसका चिन्ह है, करण कारक का चिन्ह से होता है। ठीक है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक वैसे कारक को कहते हैं जिसके लिए हम कोई क्रिया करते हैं, जिसके लिए क्रिया की जाए उसका बोध कराने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। तो जैसे हम बोलेंगे बच्चे के लिए दूध लाओ, तो किसके लिए दूध लाना है, बच्चे के लिए, तो बच्चे के लिए ये शब्द क्या है, संप्रदान कारक है। मैं पूजा के लिए फूल लाया हूं, तो किसके लिए फूल लाए हैं आप, पूजा के लिए। पूजा मतलब, हाँ पूजा मतलब यहाँ पे पूजा करने का सेंस है, ऐसा नहीं कि पूजा कोई है जिसके लिए आपने गुलाब का फूल लाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पूजा के लिए फूल लाया हूं, तो यहाँ पे पूजा के लिए, पूजा के लिए शब्द जो है ये संप्रदान कारक है। करण कारक के बाद संप्रदान कारक जिसका चिन्ह होता है को और के लिए। मेनली इसमें के लिए का प्रयोग होता है, यानी कर्ता जिसके लिए किसी कार्य को संपादित करे उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के बाद अगला है आपादान कारक। आपादान कारक वो होता है जो अपने साथ से चिन्ह का प्रयोग करता है, से। यहाँ देखो से, देखो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का सेंस हो, किसी चीज से आप अलग हो रहे हो। जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो वृक्ष और पत्ता एक दूसरे से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ऐसे सेंस में जब संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जिसमें हम पृथकता यानी अलग होने का सेंस महसूस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक। इसका चिन्ह क्या होता है, से होता है। जैसे पतंग बच्चे के हाथ से छूट गई, बच्चे के हाथ से छूट गई, तो हाथ से इस वाक्य में क्या है, अपादान कारक है। अब अपादान कारक के बाद क्या है, संबंध कारक। संबंध कारक तो आप लोग बचपन से पढ़े हो, इंग्लिश में संबंध कारक के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं या एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, का के की के सेंस में। हिंदी में का के की यूज करते हैं। जैसे आप किसी वस्तु का संबंध किसी वस्तु से जोड़ते हैं, तो उसमें का के की का प्रयोग आपको करना पड़ता है। जैसे रमेश का घर, ठीक है, रमेश का घर, क्लियर, या रमेश का घर है, वह सोहन की घड़ी है। देखो संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए हुए अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसका संबंध, वस्तु से उसके संबंध का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक। देखो संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध हम किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से दर्शाते हैं, जिसके लिए हम का के की का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं संबंध कारक। यानी संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में आए हुए अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके संबंध को जोड़ा जाता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह रमेश का घर है, यहाँ पे रमेश का संबंध किससे है, घर से, तो का के की का सेंस हुआ है, तो ये संबंध कारक है। जैसे वह सोहन की घड़ी है, तो सोहन की घड़ी है, तो सोहन का संबंध घड़ी से किसने दिखाया, की ने, तो सोहन की शब्द जो है, सोहन की शब्द जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोहन की शब्द जो आप देख पा रहे हो ये संबंध कारक को दर्शा रहा है। क्लियर। अब आ जाओ अधिकरण कारक और 8वां नंबर पढ़ेंगे फिर हम संबोधन कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह आपको पता है, में पेपर। में मतलब क्या होता है कि हम दिखाते हैं कि कोई वस्तु का पोजीशन क्या है। में पेपर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे आप बोलते हो वृक्ष पर बंदर है, वृक्ष पर बंदर है, तो बंदर जो है वृक्ष पर क्या कर रहा है, तो बैठा है यानी मौजूद है,
तो यहाँ पे हम संबंध दिखा रहे हैं किसका, वृक्ष और बंदर का। तो संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध हो, स्थान ही तो दिखा रहे हैं कि वृक्ष पर बंदर है, हाथ में कलम है, हाथ में कलम है, तो कलम का पोजीशन, कलम का स्थान क्या है, हाथ में है, हाथ में है। तो जैसे गिलास में पानी है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो ऐसे में पेपर, इसका जो होता है चिन्ह होता है अधिकरण कारक का, अधिकरण कारक में पेपर का प्रयोग होता है। और संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान का बोध हो, क्रिया के स्थान का, यानी वो जो वस्तु है वो कहां पे मौजूद है, इस बात को दर्शाने के लिए संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया के स्थान का बोध हो, उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। इसमें में पेपर का प्रयोग होता है। क्लियर। संबोधन कारक की बात करो। संबोधन कारक, अरे संबोधन कारक कब यूज होता है, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का ज्ञान हो, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कोई लड़का है मान लो, तो उसका नाम लेकर के भी अगर हम पुकार रहे हैं तो उस टाइम वो संबोधन कारक की भूमिका में होता है। जैसे कोई लड़का तुमसे दूर है और उससे पुकारना है, उसका नाम मान लो रमेश है, हम बोलते हैं ना, ए रमेश, रमेश सुनो, तो वो लड़का अगर आपकी बात सुनता है तो आपने उसे संबोधित ही तो किया। संबोधन करने के लिए ढेर सारी बातें यूज होती है। जैसे अभी बहुत सारे नेता आप देखोगे संबोधन के लिए यूज करते हैं। जैसे आप राहुल गांधी को देखो, बोलते हैं दोस्तों दोस्तों, लेकिन आप नरेंद्र मोदी को देखो तो वो क्या बोलेंगे, भाइयों बहनों मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब ये भाइयों बहनों कह करके बहुत सारी बातें वो कह देते हैं। एक बार तो जो है ना भाइयों बहनों के सेंस में उनका थोड़ा जुबान फिसल गया, तो उन्होंने क्या कहा सुनो, तो क्या कहते हैं एक बार, भाइयों बहनों गुजरात में गायें तो गायें, बैल भी दूध देते हैं। पीछे आईएएस करा था, सर ये बैल कैसे दूध देगा, सर बैल कैसे दूध देता है, मतलब नहीं समझ में आ रहा है सर। अब वो बोल चुके थे तो अपनी बातों को साबित करने के लिए कहते हैं, भाइयों बहनों मैं आपसे पूछता हूं, गायें क्या खा करके दूध देते हैं, क्या खा करके दूध देती है गायें। तो लोगों ने कहा कि भाई घास खा करके। उन्होंने कहा भाइयों बहनों मैं आपसे पूछता हूं, सब गायें घास खा करके दूध दे सकती हैं, तो बैल क्या खाता है। तो लोगों ने कहा घास। तो जब गायें घास खा करके दूध दे सकती है तो बैल क्यों नहीं। हेलो। तो ये संबोधन के तरह तरह के अंदाज होते हैं, लोग संबोधित करते हैं और संबोधन के द्वारा जो है अपने लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, वो कनेक्ट होकर के फिर आगे की बातें करते हैं, आगे की बातें करते हैं। तो संबोधन कारक जो होता है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारने का ज्ञान हो, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं ए ओ हे ओ अरे, और इंग्लिश में जो है ना संबोधन के लिए जो है एजीओजी का प्रयोग होता है, नहीं एजीओजी, अच्छा ये हिंदी में भी होता है एजीओजी, खास करके महिलाएं यूज करती है एजीओजी, एजीओजी। अब देखो ये एजीओजी का मतलब क्या होता है, तो देखो अब जो है महिलाएं जो है एजीओजी क्यों बोलती है, सुनो एक्चुअली होता है क्या ना एजीओजी। अब देखो कि घर में जो है जितनी भी महिलाएं अपने पतियों को ऐसे बुलाएंगी, ए जी सुनते हैं, ओ जी सुनते हैं। अब ये सब फुल फॉर्म क्या होता है समझे, ए जी मतलब होता है ए गधे, ए गधे सुनते हैं, ओ जी का ओ गधे सुनते हैं। तो एजी ओजी का प्रयोग करके लोग बोलते हैं कि नहीं। तो इस तरह से संबोधन के लिए हम लोग ए ओ अरे, ए जी ओ जी है, लो जी सुने सुनो जी, मतलब जो है ये सब बातें हम लोग बोलते हैं कि नहीं। अगले क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक जुड़े रहिए आप ले लो साइंस ऐप से और सीखते रहिए मजेदार चीजों को। आज इतना ही, बाय।